वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं फिज़िक्स में हम करेंगे मैकेनिक्स का पार्ट, जो कि एक चैप्टर है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का पार्ट 3, यानी 2 पार्ट पहले करवा चुका हूँ मैं। फ्लैश सीरीज़ चल रही है और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को अगर पसंद आए तो। और आज हम पढ़ेंगे लॉज, और लॉज में इनर्शिया भी होगा, सेकेंड लॉ होगा, थर्ड लॉ होगा, और FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम और उससे रिलेटेड फोर्स बेस्ड थ्योरी हम नेक्स्ट में करेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारे बेसिक चालू होते हैं और यहाँ से आपको समझ आएगा, वरना बाद में क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एवरी मटेरियल बॉडी हैज़ टेंडेंसी टू प्रिजर्व इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट। यानी ये कहता है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन में कोई मोशन हो रहा है या फिर कोई चीज़ पड़ी हुई है, अगर वो रेस्ट पे रहेगी, अगर वो रेस्ट में, वो मोशन में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, जब तक कोई बाहर का फोर्स यानी धक्का या फिर कोई चीज़ उसको टक्कर मारती है, या फिर कोई हम फोर्स देते हैं या फिर कोई एनर्जी हम अप्लाइड करते, तब तक वो चीज़ अपने स्टेट में रहेगी। ठीक है, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। ठीक है, अब इसमें होता है एक इनर्शिया इससे रिलेटेड टॉपिक है, और नाम पे मत जाना, काफ़ी ईजी है ये क्या कहता है? टेंडेंसी ऑफ मटेरियल बॉडी टू प्रिजर्व इट्स प्रेजेंट स्टेट। ये टेंडेंसी है, ठीक है, ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और ऑफ रेस्ट इज नोन एज इनर्शिया। मास ऑफ मटेरियल बॉडी इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ये क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है या फिर रेस्ट पे है, तो अगर आप कोई फोर्स दे रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो, यानी आपको अचानक से धक्का देते हो, तो वो टेंडेंसी यानी वो बॉडी उसमें रहेगी, रेस्ट में रहेगी, और उसमें मोशन में रहेगी। अगर वो मोशन में, अगर हम बाहर का फोर्स लगाएंगे तो अचानक से वो अपना चेंज करेगी। ठीक है, और ऐसा कब होता है? जैसे कि आप कोई बस में बैठे हो, आपके पास मास है ना, तो आप नोट करना, जैसे कि कोई टर्न लेता है, जैसे लेफ्ट टर्न लेता है, तो आप राइट की तरफ गिर जाओगे, है ना, तो इनर्शिया की वजह से। ठीक है, और ये फर्स्ट लॉ से रिलेटेड होता है। ठीक है, वैसे अगर हम कार में बैठे हैं तो ब्रेक मार लिया अचानक से, तो हम पीछे हो जाएंगे, है ना, तो ये भी इनर्शिया का पार्ट है। ठीक है, और ये इसलिए मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर कोई मोटा इंसान होगा उसको बाद में रिएक्शन होगा उस बात का। ठीक है, वो डेट बन के पड़ा रहेगा, मोटा इंसान होगा अगर, और पतले इंसान को जल्दी इफेक्ट पड़ेगा। जैसे जैसे नोट करा होगा कि कोई अगर ज़्यादा वेट का इंसान, ज़्यादा मास है उसके अंदर, तो वो चीज़ पड़ी रहेगी वहाँ, वो इंसान वहाँ पड़ा रहेगा जब तक, अगर हमने लेफ्ट टर्न ले लिया तो हो सकता है कि उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े और आप पे पड़ जाए अगर आप पतले हो तो। ठीक है, इसलिए ये मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ये इसका मेजर होता है, इससे हम इसको नापते हैं इनर्शिया को। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम क्या कहता है? ये एक रेफरेंस फ्रेम है। हम इस चैप्टर में किसी भी चीज़ की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, वो इनर्शियल फ्रेम में ही होगी। ठीक है, जो उसका प्रेजेंट फ्रेम है, जो प्रेजेंट स्टेज है ना, जब तक उस पर फोर्स अप्लाइड हो रहा है, तो वो उसका रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, हम इसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था एक रेफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा, जब FBD करेंगे, तब आपको समझ आएगा। ठीक है, सेकेंड लॉ करते हैं। The rate of change in momentum of a body is equal to and occurs in direction of the net applied force. A body of mass m in translational motion will with velocity v, if acted upon with net external force F. The second law suggests, ये कहता है कि अगर चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, ये किसके इक्वल होगा? ये होगा अप्लाइड फोर्स के। अगर यहाँ पे मास m हो और वेलोसिटी v हो, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? मैंने आपको बताया है कि p का फॉर्मूला, यानी लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p इज इक्वल्स टू mv, वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम लिख सकते हैं f इज इक्वल्स टू, और इसका क्या डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, क्या करा हमने? f इज इक्वल्स टू, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स भी मैंने आपको बताया, d बाय dt किसका? mv का। अगर मास कांस्टेंट है
क्योंकि मास तो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो हम m को बाहर ले सकते हैं, डिफरेंशिएशन का रूल है, ठीक है। अभी आपको रटना पड़ेगा, 12th में ये चैप्टर पूरा आएगा। और हम कर देंगे हम dv/dt। अगर हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन होता है। इसलिए यहाँ पे f इज m है। f इज m है हमारा फाइनल रिजल्ट रहा किसका, सेकेंड लॉ का। ये सेकेंड लॉ का रिजल्ट है, ठीक है। अभी ये बता रहे हैं कि फर्स्ट लॉ प्रोवाइड कंसेप्ट प्रोवाइड करता है फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ ने क्वांटिटी बता दी, क्वांटिटिव डिफरेंस, ये डेफिनेशन है फोर्स की। इट इज़ ऑल्सो वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम, इसलिए ये इनर्शियल फ्रेम पे ये भी वर्क करती है, ठीक है। ऐसे यूनिट होता है इसका न्यूटन। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला जैसे कह सकते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू kg मास पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। थर्ड लॉ क्या कहता है, फोर्स इज ऑलवेज टू बॉडी इंटरेक्शन, दो बॉडी में इंटरेक्शन हो रहा है। अब ये चीज़ समझना, फर्स्ट लॉ जो है वो हमें क्वालिटी प्रोवाइड करवाता है, क्वालिटेटिवली मेजर, एंड द सेकेंड लॉ डिस्क्राइब्स क्वांटिटेटिवली बट डू नॉट रिवील व्हाट हैपन टू द अदर बॉडी पार्टिसिपेटिंग इन द इंटरेक्शन। ये नहीं बताता है कि दूसरी बॉडी पे क्या हुआ है, क्या चीज़ हुई है उसके साथ, ठीक है। वो क्या बताता है, थर्ड लॉ बताता है, ठीक है। ये दो लॉ नहीं बता पाए तो थर्ड लॉ बताएगा, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल फोर्स वो वाली बॉडी के बारे में बताता है जो फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसने मारा है उसको। जैसे मैं किसी को चाटा मारूं या आप किसी को चाटा मारो तो थोड़ा बहुत दर्द तो आपको भी होगा, तो वही जो इफेक्ट पड़ा उसको किसने बताया, थर्ड लॉ ने बताया। तो वो ये चीज़ कहता है, एक स्टेट बताई उसने, एक स्टेटमेंट दी न्यूटन ने, क्या, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट में करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना वरना चैप्टर नहीं आएगा समझ में। उसमें ये 3 लॉ अप्लाई होंगे और उसमें हम जो फोर्स हमने जो शुरुआत में पढ़े थे ना उसको हम डिटेल में करेंगे, ताकि उसमें हम FBD लगाएं, ये फोर्स लगाएं, ताकि हमें कंसेप्ट बने और कंसेप्ट बनने के बाद हम क्वेश्चन कर पाएंगे। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पीस आउट। आदित्य।